जब एक आलीशान हरी घास का महल रातों रात गायब होने लगे तो समझो कोई अदृश्य आफत दस्तक दे चुकी है। पर असली संकट तब शुरू होता है जब घर बिखरने लगता है और मासूम बच्चे एक अनजान गुफा के अंधेरे में खो जाते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी आंखों के सामने मेरा आशियाना उजड़ रहा है और मेरे बच्चे इस खौफनाक जंगल में कहीं लापता हैं। टुन्नू जी, कालू भाई, बंटी, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर आज हम सब मिलकर नहीं लड़े तो सुंदर वन का ये सबसे बड़ा विनाश होगा। सुंदर वन के बीचों बीच रानो चिड़िया ने 3 मंजिला हरी घास का एक अद्भुत घर बनाया था, जिसे देखने दूर दूर से पक्षी आते थे। पर एक शाम उस घर के दरवाजे पर एक अजनबी रहस्यमय बूढ़ी मैना आकर खड़ी हो गई, जिसकी आंखें बहुत गंभीर थीं। रानो चिड़िया, तुम्हारी कला और तुम्हारी मेहनत का ये 3 मंजिला हरा महल वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध लो, दिखावे की ये हरी घास बहुत नाजुक है और बहुत जल्द ये तुम्हारी आंखों के सामने से गायब होने वाली है। मैना अम्मा, आपकी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। इस घर की एक एक घास को मैंने खुद अपने हाथों से बुना है। ये इतनी कमजोर नहीं है कि कोई इसे हवा में उड़ा ले जाए। आप थक गई होंगी, थोड़ा पानी पीजिए और आराम कीजिए। चेतावनी को मजाक समझना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी रानो। वक्त का पहिया घूम चुका है। कल सुबह जब सूरज उगेगा तब तुम्हें मेरी इस कड़वी सच्चाई का एहसास होगा। मेरा काम सचेत करना था, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगली सुबह जब रानो चिड़िया की आंख खुली तो मैना की कही हुई वो डरावनी बात सच साबित हो चुकी थी। घर की सबसे ऊपरी तीसरी मंजिल की छत का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब था और शाम होते होते खिड़की की घास भी गायब होने लगी। रानो, ये क्या हो रहा है? हमारी छत को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसे बहुत बेरहमी से कुतर दिया हो। अगर कोई पक्षी घास चुरा रहा होता तो वो दरवाजे से आता, लेकिन ये नुकसान तो चारों तरफ से हो रहा है। टुन्नू जी, यहाँ रुककर सोचने का वक्त नहीं है। कोई बहुत बड़ा चोर हमारे घोंसले के पीछे पड़ा है। तुम तुरंत उड़कर जंगल के पूर्वी हिस्से में पता लगाओ। मैं खुद नदी किनारे जाकर सुराग ढूंढती हूँ। कुकू, गुड़िया, तुम दोनों चुपचाप उल्लू बाबा के पास चले जाओ। जब तक मैं वापस न आऊँ वहीं सुरक्षित रहना। कहानी अब एक जगह से निकलकर जंगल के अलग अलग कोनों में फैल चुकी थी, जहां हर मोड़ पर नया खतरा था। नदी किनारे रानो को घास के कुछ कटे हुए हिस्से मिले। वहीं पहाड़ी के पास टुन्नू को आसमान में एक काला साया दिखाई दिया। अरे टुन्नू भाई, ऊपर देखो, आसमान में काले बादल नहीं हैं। ये तो हजारों लाखों टिड्डियों का एक खौफनाक झुंड है। ये टिड्डियां हमारे पूरे जंगल की हरियाली को निगलने आई हैं। भागो यहाँ से, वरना ये हमें भी जख्मी कर देंगी। हरिया भाई, मुझे भागना नहीं है। मुझे समझ आ गया कि रानो के हरी घास के घर को कौन तबाह कर रहा है। ये टिड्डियां ही रात के अंधेरे में चुपके से आती हैं और हमारे घर की घास खा जाती हैं। हमें इनकी रानी को पकड़ना होगा। तभी नदी किनारे से सुराग ढूंढती हुई रानो चिड़िया आसमान में टिड्डियों के शोर को सुनकर तेजी से उड़ती हुई टुन्नू और हरिया के पास पहुंचती है। टुन्नू जी, हरिया भैया, सही कहा आपने। नदी किनारे भी मुझे घास के टुकड़े मिले थे। यही वो दुश्मन है। देखो, उस झुंड के ठीक बीच में लाल आंखों वाली उनकी रानी उड़ रही है। पक्षी जैसे ही उनकी तरफ बढ़ते हैं, टिड्डियों का झुंड रास्ता रोक लेता है और उनके बीच से टिड्डी रानी अचानक गुस्से में सामने आती है। काव काव करने वाले कौवे और छोटी चिड़िया हमारा रास्ता रोकेंगी? बेवकूफ परिंदों, तुम्हारी घास का वो महल तो सिर्फ एक शुरुआत है। हम तुम्हारे पूरे सुंदर वन को एक रेगिस्तान बना देंगे। चलो सब, यहाँ से उड़ो। ठहरो, तुम भाग नहीं सकती। तुमने मेरे आशियाने पर हमला किया है। तुम्हें इसका जवाब देना होगा। हरिया भैया, इसे चारों तरफ से घेरो। टिड्डियों की रानी बहुत चालाक थी। वो अपनी सेना के साथ हवा के रुख का फायदा उठाकर पहाड़ी के पीछे गायब हो गई। पर जब रानो चिड़िया घबराकर वापस अपने घर पहुंची तो वहाँ एक और दिल दहला देने वाला हादसा हो चुका था। कुकू, गुड़िया, तुम दोनों कहाँ हो बच्चों? हे भगवान, कोई तो बताओ, मेरे बच्चे कहाँ गए? कोई मेरे मासूम बच्चों को उठा ले गया।
3 मंजिला घास के घर के सामने सिर्फ सन्नाटा पसरा था और जमीन पर कुछ हरे पंख बिखरे पड़े थे। रानो के बच्चे कुकू और गुड़िया वहाँ नहीं थे, जिससे रानो का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। कुकू, गुड़िया, तुम दोनों कहाँ हो? मैंने तो तुम्हें उल्लू बाबा के पास जाने को कहा था, फिर तुम यहाँ कैसे आए? हे भगवान, जमीन पर ये टूटे हुए पंख, क्या वो टिड्डियाँ मेरे बच्चों को भी अपने साथ उठा ले गईं? तभी रानो के रोने की आवाज सुनकर पड़ोस के पेड़ से उड़ता हुआ बंटी कबूतर तेजी से नीचे जमीन पर आता है और टूटे पंखों को गौर से देखने लगता है। रानो बहन, जरा ठहरो। इन हरे पंखों के बीच में इस काले पंख को देखो। ये किसी टिड्डी का नहीं है, ये तो हमारे जंगल के सबसे शातिर और मतलबी कालू कौवे का पंख है। हो ना हो, इस आफत का फायदा उठाकर कालू ने ही बच्चों को अगवा किया है। तभी सामने वाले रास्ते से गौरी कौवी उड़ती हुई आती है और बंटी की बात सुनकर गुस्से में चिल्लाने लगती है। बंटी, तुम बिना सोचे समझे मेरे परिवार पर इल्जाम नहीं लगा सकते। कालू सुबह से अपनी दुकान पर है, वो ऐसा घिनौना काम क्यों करेगा? रानो, तुम पंचायत बुलाओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गौरी अभी बोल ही रही थी कि टुन्नू चुरा हवा में उड़कर सीधा कालू कौवे को पकड़ लाता है। पंचायत का वक्त नहीं है गौरी। कालू, सीधे सीधे बताओ कि हमारे बच्चे कहाँ हैं? तुम्हारा ये काला पंख हमारे उजड़े हुए घर के बाहर क्या कर रहा था? सच उगल दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। टुन्नू भाई, रानो बहन, मुझे भगवान की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो कल रात से खुद अपनी दुकान का स्टॉक गिन रहा हूँ। ये पंख वहाँ कैसे पहुँचा मुझे नहीं मालूम। मैं लालची जरूर हूँ, पर किसी माँ के बच्चों को चुराने की नीचता मैं कभी नहीं कर सकता। रोना बंद करो, मैं खुद तुम्हारे साथ बच्चों को ढूंढने चलूंगा। शंकाओं को पीछे छोड़कर रानो, टुन्नू, कालू और बंटी कबूतर एक खतरनाक सर्च ऑपरेशन पर निकल पड़े। वे ऊंची पहाड़ियों की चढ़ाई पार करके उफनती हुई नदी के किनारे पहुँचे। रानो बहन, नदी पार उस अमरूद के बाग की तरफ देखो। वहाँ पेड़ की डालियों पर कुछ हलचल हो रही है। चलो जल्दी, कहीं हमारे बच्चे वहाँ किसी शिकारी के जाल में न फंसे हों। अरे बंटी, तुम भी अजीब हो। अमरूद के बाग में सिर्फ चमगादड़ हैं। जरा नीचे मिट्टी पर देखो, यहाँ छोटे छोटे पंजों के निशान बने हैं जो सीधे उस पुराने खंडहर की तरफ जा रहे हैं। हमें उस वीरान खंडहर के अंदर जाना होगा। खंडहर के अंदर तो घोर अंधेरा है और यहाँ की दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। कुकू, गुड़िया, अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो कोई इशारा करो। पापा आए हैं बच्चों। ठहरो टुन्नू जी, खंडहर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलो। यहाँ से रास्ता सीधे उस डरावनी पहाड़ी गुफा की तरफ जा रहा है। पंजों के निशान वहीं खत्म हो रहे हैं। चोर ने बच्चों को उसी गुफा के अंदर छुपा रखा है। कालू, तुम आगे चलो। गुफा के मुंह पर पहुंचकर सबका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वे किसी भयानक मुकाबले के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे ही वे मशाल लेकर गुफा के गहरे अंधेरे के अंदर दाखिल हुए, वहाँ का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ, पापा, आप सब यहाँ? हमें माफ कर दीजिए माँ, हम आपकी बात मानकर उल्लू बाबा के पास ही जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमें ये छोटा सा जख्मी हिरन का बच्चा मिला। हाँ पापा, इसके पैर में बहुत बड़ा कांटा चुभा हुआ था और ये दर्द से करा रहा था। हम इसकी मदद करने के लिए इसके साथ इस गुफा तक आ गए। हमने इसका कांटा तो निकाल दिया, पर बाहर अंधेरा होने की वजह से हम खुद रास्ता भटक गए और हमें वापस आने का मार्ग नहीं मिला। ओहो, तो ये कहानी थी। और पूरा जंगल सुबह से मेरे पीछे लाठियां लेकर पड़ा है कि कालू चोर है। कालू ने बच्चों को गायब कर दिया। रानो बहन, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि तुम्हारा ये भाई बेगुनाह है। कालू भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर शक किया। तुम दोनों ने एक बेजुबान की जान बचाकर बहुत नेक काम किया है। मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन अब हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि गुफा के बाहर मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है। मुसीबतें जब भी आती हैं, अपना भयानक रूप लेकर एक साथ हमला करती हैं। गुफा से बाहर निकलते ही आसमान काला हो गया और जंगल में एक विनाशकारी भयंकर आंधी शुरू हो गई, जो पेड़ों को जड़ों से उखाड़ रही थी। रानो, हवा का वेग बहुत ज्यादा है, बच्चे उड़ नहीं पा रहे हैं। अगर हम इस पहाड़ी पर ही फंसे रहे तो ये उड़ते हुए पत्थर हमें जख्मी कर देंगे। हमें बच्चों को किसी भी तरह सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा।
और टुन्नू भाई, दूर नीचे मैदान की तरफ देखो। रानो का वो 3 मंजिला हरी घास का घर इस भयंकर आंधी के थपेड़े झेल नहीं पा रहा है। उसकी दीवारें बिखर रही हैं। एक तरफ घर टूट रहा है, दूसरी तरफ बच्चे यहाँ फंसे हैं। मुझे मेरे घर की परवाह नहीं है बंटी भाई। मेरे बच्चे मेरी पूरी दुनिया हैं। पर आंधी इतनी तेज है कि मैं कुकू और गुड़िया को पकड़ नहीं पा रही हूँ। हवा हमें खाई की तरफ धकेल रही है। कोई बचाओ मेरे बच्चों को। जिस कालू कौवे को पूरा जंगल मतलबी और चोर समझता था, आज उसकी अंतरात्मा जाग चुकी थी। अपनी जान की परवाह किए बिना कालू ने उस खौफनाक आंधी और उड़ते पत्थरों के बीच अपने बड़े काले पंख फैलाए और मौत के मुंह में कूद गया। रानो बहन, तुम टुन्नू भाई का हाथ पकड़ो। बंटी, तुम गुफा के मुंह पर खड़े रहकर मेरा हौसला बढ़ाओ। इन बच्चों की जिम्मेदारी आज कालू की है। कुकू, गुड़िया, डरो मत। अपने कालू अंकल की पीठ को मजबूती से पकड़ लो। कालू अंकल, सामने से बहुत बड़ी लकड़ी उड़ती हुई आ रही है। बचिए, आप नीचे गिर जाएंगे अंकल। जब तक इस कालू के दिल की धड़कन चल रही है, सुंदर वन का कोई भी तूफान तुम दोनों का बाल भी बांका नहीं कर सकता। पूरी ताकत लगाकर बच्चों को अपनी छाती से समेट लेता है और सुरक्षित जमीन पर उतर आता है। रानो बहन, देखो तुम्हारे बच्चे सही सलामत हैं। कालू भाई, तुमने आज जो उपकार किया है उसका बदला मैं 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकती। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारे साफ दिल को नहीं पहचाना। आज तुम इस जंगल के सबसे बड़े हीरो हो। अगली सुबह तक तूफान पूरी तरह शांत हो चुका था और सूरज की नई किरणें जमीन पर बिखर रही थीं। रानो का वो 3 मंजिला हरी घास का घर आधा टूटकर मलबे में बदल चुका था, पर आज किसी के चेहरे पर उदासी नहीं थी। रानो, टुन्नू, नुकसान बड़ा है, लेकिन हौसला उससे भी बड़ा होना चाहिए। देखो, पूरे सुंदर वन के पक्षी हरिया, मीठी, बंटी, बाबली और खुद कालू अपनी चोंच में मजबूत लकड़ियाँ और गीली मिट्टी लेकर यहाँ पहुँच चुके हैं। आज हम सब मिलकर एक ऐसा किला बनाएंगे जिसे कोई तूफान नहीं तोड़ पाएगा। हाँ रानो बहन, इस बार सिर्फ हरी घास नहीं लगेगी। हम इसकी नींव में मजबूत सूखी लकड़ियाँ डालेंगे और दीवारों पर मिट्टी का लेप लगाएंगे ताकि टिड्डियाँ और आंधी इसका कुछ ना बिगाड़ सकें। चलो भाइयों, काम पर लग जाओ। आज मुझे समझ आ गया कि महलों की चमक तो सिर्फ कुछ दिनों की होती है। असली ताकत तो अपनों के साथ में होती है। सच्चे दोस्त और सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो मुश्किल समय में आपकी ढाल बनकर आपके साथ खड़े रहें। आज से हमारा ये घर पूरे जंगल का साझा आशियाना है। लालच और दिखावा हमेशा इंसान को ले डूबता है, उसका अंत बुरा ही होता है। लेकिन मेहनत, एकता और सच्ची दोस्ती के आगे दुनिया का बड़े से बड़ा तूफान भी घुटने टेक देता है। और यही सुंदरवन के इस नए साम्राज्य की सबसे बड़ी सच्चाई थी।